आयन। शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है ढंग से तो उसे हम कहते हैं कार्ब एनायन, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है, हम बोलेंगे पूरा वर्ड कार्बन। आगे भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने बनाया है मीथेन, राइट। अब इस मीथेन को अगर मैं कुछ इस तरह से तोड़ लूँ, यहाँ से तोड़ लूँ, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़कर जा रहा है, देख। और ऐसे बॉन्ड फिशन को हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो होमोलिटिक है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के चला जाए तो यहाँ C+ बनेगा और वो होगा कार्बोनियम आयन। लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन का तो छोड़ के ही जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो उसे कहते हैं कार्बन आयन। अब मेरे साथ लिखते रहे। Carbon containing species having negative charge and 8 electrons around carbon. sp3 hybridization, triangular पिरामिडल शेप। किसके जैसा होगा बोलो? अमोनिया जैसा होगा, क्योंकि वो अमोनिया ही है। देख लो एक बार ध्यान से, देखा है कि वो अमोनिया है। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो 6 के बदले 1 ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा। तो C- का आप नाइट्रोजन ही विजुअलाइज कर लो तो हो गया NH, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट 107 डिग्री के आसपास ही होता है, जो अमोनिया में भी 107 ही है। इलेक्ट्रॉन रिच एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो गरीब के ऊपर अटैक करेगा, गरीब के ऊपर अटैक करके कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करके कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये देख लो कि मेरे पास एक कार्बन आयन है, एक और कार्बन आयन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। मान लो कि वो +I वाला है, या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है, या प्लस मेसोमेरिक वाला है। और एक कार्बन आयन मेरे पास ऐसा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, -I वाला, -M वाला। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब तक हम कार्बोनियम आयन पढ़ रहे थे जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का दुख था,
अब कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज का दुख है तो उस दुख को दूर करने के लिए उसके दोस्त कैसे होने चाहिए, जो उसको पैसे दे, माने इलेक्ट्रॉन दे। जबकि यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का दुख है, तो उसके दोस्त कैसे होने चाहिए, जो उससे पैसे खींच ले, माने इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो ये क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और ये स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो सबसे खराब हालत में कौन होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो मान लो कि फंडामेंटल बेसिक स्टेबिलिटी वाला होगा, लेकिन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेने वाला कोई बंदा खड़ा है तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पावरफुल फैक्टर कौन होता है, एरोमेटिसिटी। उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट बॉन्डिंग। फिर क्या आएगा, रेजोनेंस। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक्चुअली कार्बोनियम के टाइम पर हमने यहाँ सीपीएम लिखा हुआ है, लेकिन सीपीएम कार्बन आयन में नहीं होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। और रेजोनेंस के बाद में सीधा लिख लूंगा इंडक्टिव। क्यों, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी नेगेटिव पर हम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, बस तो आज की क्लास खत्म हो गई। इतना ही पढ़ना था, माने नया सीखना जो था वो इतना ही था। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 5 मिनट स्टडी और बाकी का क्लास एप्लीकेशन। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब यहाँ पर मैं सिर्फ माइनस लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको क्या करना है कि उसके ऊपर एक एलपी तो होगी ही होगी। आ रही है बात समझ में। बोलो ओके, क्योंकि इसके ऊपर इसकी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मत कंसिडर करना, क्योंकि वो यहाँ नहीं होगा। इसके ऊपर प्लस आई होगी एक, इसके ऊपर 2 प्लस आई होगी, इसके ऊपर 3 प्लस आई होगी। तो ए बी सी डी, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में 1 डैश या तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको ऐसा लिख करके देंगे और आपको पूछेंगे कि इन सभी H जो है ना,
उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करो। एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करो का मतलब तो अगर मुझे ये बताना है कि ये एसिड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका क्या बनाना चाहिए, पहले कॉन्जुगेट बेस। इसके कॉन्जुगेट बेस में बनाऊंगा ना तो यही बनेंगे सोचो। क्यों? क्योंकि मैं H प्लस निकालूंगा तो बनेगा क्या, CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, यहाँ माइनस, बोलो। तो ऊपर वाले ही कॉन्जुगेट बेस बनेंगे। अब उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, यही ऑर्डर आएगा ABCD। तो इसका मतलब है कि A से डिफाइन होने वाला जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को? कोई भी डाउट हो तो बताओ। तो आपको क्या पूछ सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ABCD। चलो मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ। आपको ये विजुअलाइज करना है कि ये अगर हाइड्रोजन H प्लस बन के निकल जाए तो उसमें से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वो ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। बोलो इसमें से क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। तो ऐसा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने कार्बोनियम में सॉल्व किया था। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बेयर करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी इस कार्बन की होगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, माने sp वाला कार्बन है। sp वाला कार्बन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी नेगेटिव चार्ज बेयर करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो आंसर क्या बनेगा बताओ, A C फिर B। सब लोगों को समझ में आ रहा है?
ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ऑर्डर क्या बनेगा? ए फिर सी फिर डी, ठीक है? बोलो कैसे चेक करेंगे? तो ये क्या करेगा? -i से खींच के सपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा पता है? ये रेजोनेंस -n से सपोर्ट करेगा। कैसे? A डबल बॉन्ड भी C है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से यहाँ आएगा और मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर आ गया, जिसकी इलेक्ट्रॉन बेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है? अब ये बहुत खराब हालत है, ये +i से इलेक्ट्रॉन भेजेगा और ये -i से मदद करेगा, ये डाउन एरो आएगा। तो सबसे खराब हालत में मेरे ख्याल से C है और सबसे अच्छी हालत में D है। अब A और D को कंपेयर करें तो A की -i, नाइट्रो की -i OH से ज्यादा होती है और वो मदद कर रहा है, तो A आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा। क्या सही कर रहे हैं आप लोग? गुड। चलो अब आपको कैसे सोचना है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना इतना पार्ट कॉमन है और होगा क्या पता है कि ये जो है ना बेंजीन ऐसा होता है जो होता है CH2-, तो ये डबल बॉन्ड भी C है नेगेटिव चार्ज, तो बेंजीन ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास ले ही लेता है। अब आपको सोचना क्या है कि बेंजीन के ऊपर ये जो लगे पड़े हैं वो बेंजीन का हाल कैसा करता है? तो वो क्या करेंगे? बेंजीन ने तो उसका दुख ले लिया, अब बेंजीन के साथ जो उसके दोस्त जुड़े हैं वो बेंजीन का क्या करते हैं? तो नाइट्रो क्या करता है? -i से मदद करेगा, -n से मदद करेगा। हेलोजन है, ध्यान रखना, हेलोजन है तो क्लोरीन के ऊपर Lp होगी, लेकिन क्या बताया था यस सर ने कि हेलोजन की सिर्फ इंडक्टिव -i कंसीडर करनी है, तो क्या करेगा? -i से मदद करेगा। CH3 + i से
दुखी करेगा, नॉट ओनली दैट 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से भी दुखी करेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो पाई बॉन्ड लगा है उसके ऊपर तो वो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो CH3 इसके ऊपर डायरेक्ट अटैच है तो हाइपर कॉन्जुगेशन कंसीडर नहीं करनी है, लेकिन वो बेंजीन के ऊपर तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाकर अपने इलेक्ट्रॉन और भेजकर और दुखी करेगा, ठीक है। और ये OH का क्या हाल है बताओ? -I से तो मदद करेगा लेकिन +M से दुखी करेगा। तो इतना समझ में आ गया है कि A सबसे अच्छी हालत में है और D सबसे खराब हालत में है। क्यों? क्योंकि अगर मदद मिल रही है रेजोनेंस से तो मदद भी सबसे अच्छी होगी और दुखी हो रहा है तो दुख भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन है? A है। अब बताओ फिर कौन होगा? फिर B होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव से मदद मिल रही है, जबकि ये इंडक्टिव से दुखी हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से दुखी हो रहा है, और वो रेजोनेंस से दुखी हो रहा है, तो सबसे खराब हालत में, ठीक है। एकदम आसान कर देता हूँ, अभी चेक करो आप कैसे करते हो। बोल, -I से मदद तो सबने ही मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। -I से मदद मिलेगी, -I से मदद मिलेगी, -I से मदद मिलेगी, लेकिन ये ऑर्थो एंड पैरा वाला जो है ना, वो -N से भी मदद करेगा। बोलो, अब ऑर्थो और पैरा पे दोनों जगह पर नाइट्रो ही है, और हाँ रेजोनेंस से ही मदद मिल रही है, तो वो हो गया वायर, उसे भूल जाओ। अब अगर यहाँ नाइट्रो है वहां कुछ और होता तो फिर कंसीडर करते, फिर पावर देखते, लेकिन यहाँ भी नाइट्रो है वहां भी नाइट्रो है, तो उसे भूल जाओ। अब देखेंगे फायर डिस्टेंस, तो ये नजदीक से मदद कर रहा है, ये दूर से मदद कर रहा है, तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा A, फिर C, और ये सिर्फ इंडक्टिव से मदद कर रहा है, इसलिए भी। अब ऐसा ना सोचे कि सर ये नाइट्रो तो इससे नजदीक है, तो पहले ये आना चाहिए, लेकिन ये रेजोनेंस से मदद कर रहा है, ठीक है ना। चल अब मैं कुछ छोटा सा बड़ा चेंज कर देता हूं। तो ये क्या करेगा? +I से सभी दुखी करेंगे, इतना तो बहुत क्लियर है। अब ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से भी दुखी करेगा,
और ये भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से दुखी करेगा। मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस नहीं लगता है, तो होगा क्या बताओ? सबसे कम दुखी बी है, सबसे कम दुखी कौन है? बी है। अब ए और सी को कंपेयर करो तो दोनों में 3-3 हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल से ही लग रहे हैं, तो एक बात बहुत क्लियर है कि उसको कॉमन फैक्टर मानकर निकाल दो। जबकि ऑर्थो पोजीशन पर जो CH3 है वो नजदीक से लेकिन दुखी करेगा, तो वो ज्यादा दुखी करेगा, और पैरा वाला जो है वो दूर से दुखी करेगा, तो वो कम दुखी करेगा। तो आंसर क्या आएगा? BCA विल बी दी आंसर। समझ रहे हो? -I से तो तीनों मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ OH NO को निकाल कर OH करना है प्लीज। तीनों में OH रखकर ही काम करेंगे। अगर कुछ करना है तो देख लो, आंसर चेंज हो जाएगा। ये +M से दुखी करेगा और ये भी +M से दुखी करेगा, सोच लो। ठीक है, इसका मतलब है कि B सबसे अच्छी हालत में है, क्योंकि एटलीस्ट वो दुखी नहीं कर रहा है, मदद कर रहा है, छोटी मदद कर रहा है लेकिन कर रहा है। अब दोनों में A और C दोनों में क्या है? +M से दुखी हो रहे हैं, ठीक है, और OH से ही दुखी हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर निकाल दो। ये और ये, अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये M से दुखी कर रहा है लेकिन I से मदद कर रहा है, लेकिन वो नजदीक से मदद कर रहा है, तो वो पहले आएगा। वो दूर से खींच रहा है तो दूर से मदद कर रहा है, तो वीक पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा पहले A, फिर आएगा C। ठीक है, +M कॉमन फैक्टर निकल जाएंगे। ये क्या करेगा? अपर एरो है, ये नजदीक से मदद कर रहा है, ये दूर से मदद कर रहा है, तो नजदीक से होने वाली मदद ज्यादा अच्छी होगी ना। तो पहले कौन आएगा? पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। अगर दुखी कर रहा होता, मान लो कि ये CH3 होता, ये भी CH3 होता, तो ये लास्ट में आता। क्यों? क्योंकि वो नजदीक से दुखी कर रहा है, तो वो ज्यादा दुखी होता।
ये दूर से दुखी कर रहा है तो वो पहले आता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर खाली रेजोनेंस है जाओ કેમ કાઢી પર રેઝોનન્સ અને હાઇપર કોન્જુગેશન જે પાછું સેમ ગ્રુપ થી થતો હોય તો જ કાઢવાનું, અહીંયા OH હોય ત્યાં NH હોય તો નહીં કાઢાય, કેમ કારણ કે રેઝોનન્સ ની ઇફેક્ટ વાયર છે, જેટલી પણ સ્વિચ અટેચ હશે બધી એક સાથે અને એક સરખી ચાલુ થશે, જ્યારે ઇન્ડક્ટિવ ફાયર છે તો નજીક હશે તો નજીકથી મદદ બી વધારે કરશે, દુખી પણ વધારે કરશે, ગોટ ઇટ। ચલો આ ક્વેશ્ચન સેમ જ આપી દીધા છે મેં 8 અને 9, हाँ तो अलग लागे છે તમને। And what is most important in this is this negative charge containing orbital will not be parallel, it will be perpendicular, so there is no mesomeric or resonance effect in this case, only inductive। अगर इसके ऊपर ये CH2 माइनस लगा है तो इसकी ऑर्बिटल पैरेलल होगी, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है वो बेंजीन के प्लेन में ही नहीं होगी, वो बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। क्या लगाना है, सिर्फ इंडक्टिव, ठीक है। बोलो अब क्या लगेगा, सिर्फ फायर, तीनों में इंडक्टिव से मदद मिलेगी। आंसर क्या होगा बताओ, वेरी गुड, ABC। चलो मस्त क्वेश्चन बना, ये फ्लोरोफॉर्म है और ये क्लोरोफॉर्म है, और आपको पूछ लिया जाए कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो कंसेप्ट फिर से हाइड्रोजन निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ और उसमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उस पर दिमाग लगाओ। बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों, ए ज्यादा स्टेबल, गुड। ये क्या करेगा, 3 - से स्टेबिलाईज करेगा और ये 3 - से स्टेबिलाईज करेगा, तो इसको कॉमन फैक्टर नहीं कंसीडर कर सकते, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की और क्लोरीन की माइनस आई अलग अलग होती है, तो फ्लोरीन की माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा अच्छी है, तो ज्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये है आम जिंदगी, मैंने बोला था कि एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे तो ऊपर कुछ होगा ही। होता क्या है पता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होता है किसमें, क्लोरीन। कैसे होगा सुनना ढंग से, कार्बन के पास Lp है और क्लोरीन के पास empty 3d ऑर्बिटल होती है, तो क्लोरीन के पास जो 5 empty 3d ऑर्बिटल है ना, उसमें से कोई एक ऑर्बिटल इसकी कंप्लीटली फील्ड ये Lp वाली ऑर्बिटल के साथ पैरेलल हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग होगा, और बैक बॉन्डिंग इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, तो इसके पास 3 बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है, और आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी के बाद दूसरे नंबर पर है, और वो भी 3-3 हो रही, इसमें नहीं होगी, क्यों,
क्योंकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होती ही नहीं। बोलो तो अब आंसर क्या बनेगा? ठीक है, नीचे कुछ लिखा नहीं लिखा, लिखो। तो दूसरा एलिमेंट आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करूँगा। फ्लोरीन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर यहाँ पर OH भी होता, मान लो कि कोई अदर एलिमेंट होता जिसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर -I से कंपेयर करेंगे। ठीक है, लिखो लिखो, नीचे नोट लिखो भाई। चलो, इसका बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन में दे रहा हूं, बिल्कुल पैरेलल। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। इसमें सब में बैक बॉन्डिंग होगा। इसमें 3D पर होगा, इसमें 4D पर होगा, इसमें 5D पर होगा। और आपको पता है कि जैसे जैसे साइज 3D 4D 5D पर जाओगे तो साइज बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होता जाएगा। तो सबसे अच्छा फिर B, फिर C, फिर D, फिर A। अगर आपने सिर्फ इंडक्टिव से देखा तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आप A बनाएंगे, सोचा, ठीक है ना? वही किया था हमने ऊपर। बोलो, सभी -I से मदद करेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वालों की -I बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आपको पता है। और उसमें फिर पॉजिटिव दोनों ही है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो वो बहुत जोर से खींचेगा। तो आंसर क्या बनेगा? पहले आएगा B, फिर आएगा C, फिर आएगा A। ठीक है, डन।
सभी माइनस आई से हेल्प करेंगे। ये माइनस आई से मदद करेगा, ये माइनस आई से मदद करेगा, ये भी माइनस आई से मदद करेगा। अब ये जो नाइट्रो जो है उसे मैं खोल दूं तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O और चलो तो देख लो यहाँ रेजोनेंस भी है, A डबल बॉन्ड भी C है नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ, मान लीजिए माइनस M से भी मदद करेगा। ठीक है। अब A हैज पॉजिटिव चार्ज एंड B हैज नेगेटिव चार्ज, बोलो। तो A हैज पॉजिटिव, B हैज नेगेटिव, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये ऐसे बन जाएगा, बताओ Na3 डबल बॉन्ड CH ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होगी, चेक करो। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। कंडीशन सेटिस्फाइड है, वो थर्ड सेगमेंट A हैज पॉजिटिव, B हैज नेगेटिव या तो LP, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन इसके आसपास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो ये नहीं होगा। क्या इसमें होगा? इसमें होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल है तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। और अगर होगा तो क्या बन जाएगा? PH3 डबल बॉन्ड CH। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास 3d है, बैक बॉन्डिंग है। चलो, ये तीनों चीजें मैंने आपको समझाई। अब आप मुझे इसका इफेक्ट बताओ कलेक्टिव, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा? सबसे अच्छा नंबर ही नहीं लिखे लोगों ने, A B C। सबसे पहले कौन आएगा? C आएगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग आगे होता है। फिर A, क्यों? क्योंकि उसके बाद नॉर्मल रेजोनेंस होता है और लास्ट में इंडक्टिव। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब लोगों को? सारी चीजें बता रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बीच में पूछ सकते हैं। चलो एक काम करता हूँ, आपके लिए और क्वेश्चन डाल देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ, A वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या B वाला ज्यादा एसिडिक होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो आपको एक ही चीज करनी है, कॉन्जुगेट बेस बनाओ या तो सोच लो, फिर उसकी स्टेबिलिटी को कंसीडर करो। ऐसा बनेगा। ये दोनों ही ऑक्सीजन माइनस आई से मदद कर रहे हैं, सोच लो, और दोनों ही सल्फर भी माइनस आई से मदद कर रहे हैं, सोच लो। लेकिन सल्फर के केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बोलो क्योंकि सल्फर के पास एंटी 3d ऑर्बिटल होती है, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ इंडक्टिव से ही मदद कर पाएगा क्योंकि उसके पास एंटी कोई ऑर्बिटल होती नहीं। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर ये बन जाएगा। सही जा रहे हैं हम लोग?
बोलो बी डी सी दो जगह से प्लस आई लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत खराब हालत है कि ये एंटी एरोमेटिक, सबसे अनस्टेबल ये होगा। कैसे अनस्टेबल होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दो इसके कंसीडर हो गए 4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 के टेबल में आ जाते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक, 4 = 4 है, तो एन की वैल्यू इंटीजर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इसके पास इसकी तो प्लस आई है, एक प्लस आई से डिस्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ए डबल बॉन्ड बी सी हैज नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो है, ठीक है। चलो इसके पास आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी ई हैज नेगेटिव चार्ज, तो ऑल द एटम्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस साइक्लिक प्लेनर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एरोमेटिक है। और समझ लेना कि ये और ये सेम है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन एक खराब चीज इसके ऊपर ये है कि ये प्लस आई से डिस्टेबलाइज होगा। मिथाइल की प्लस आई लगेगी इसके ऊपर, तो मिथाइल की प्लस आई से वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को। अब कंपैरिजन चालू करें। मेरे ख्याल से बी सबसे खराब हालत में है, और सबसे पावरफुल नॉट ए, सबसे पावरफुल डी है, फिर ई है। डी और ई सेम है, लेकिन एक फर्क है, क्यों, क्योंकि ई के ऊपर मिथाइल की प्लस आई की वजह से वो थोड़ा दुखी हो रहा है। अब सी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस का सपोर्ट है। समझ में आ रहा है। अब बताओ, फिर आएगा ए और लास्ट में आएगा डी। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन। इसे बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हो, आपको पता होगा। और बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये जो ऊपर वाला कार्बन है तो नीचे वाला कार्बन है, उसे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, ठीक है। अब कलर बदल कर एक नोट लिखो। Unless and until ring is large, bridgehead carbon always has sp3 hybridization। अगर रिंग्स आपकी बहुत बड़ी है तो ही वो प्लेनर हो पाएगी, तो ही वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अचीव कर पाएगी, अदरवाइज वो sp3 में ही रहेगी। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको इसी में समझाता हूँ, ध्यान से। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज नेगेटिव चार्ज। पहले तो माइनस आई से तो मदद मिल ही रही है, यहाँ भी माइनस आई से तो मदद मिल ही रही है, यहाँ भी माइनस आई से मदद मिल रही है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। कार्बोनिल माने कीटोन की माइनस आई से मदद मिल रही है। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज नेगेटिव चार्ज। तो ये अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये कैसे बनेगा, देखो ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ O माइनस आएगा। सोचो एक बार, यहाँ डबल पाई बॉन्ड आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा,
क्योंकि अगर ऐसा रेजोनेंस होगा ना तो ये जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है ना उसके ऊपर डबल बॉन्ड आया। अब डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। रिंग अगर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी का मतलब क्या है कि मान लो कि ये ऐसा है तो इसे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पाई बॉन्ड डाला तो अलाउड है, स्टेबल हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन अलाउड नहीं है। तो ध्यान रखना कि ब्रिज हेड वाले कार्बन पर कभी कार्बोनियम नहीं बन सकता, ब्रिज हेड वाले कार्बन पर कभी फ्री रेडिकल नहीं बन सकता, ब्रिज हेड वाले कार्बन पर कभी रेजोनेंस नहीं हो सकता, ब्रिज हेड वाले कार्बन पर कभी हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बॉन्ड तो बनता है पाई बॉन्ड ही, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके नीचे और एक सेंटेंस लिखो। So on bridgehead carbon, positive charge, free radical, resonance and hyperconjugation not allowed. तो यहाँ बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा कि भाई रेजोनेंस दिख तो रहा है लेकिन होगा नहीं। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ चला जाए तो पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन तो इंदर बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है। तो यहाँ -m से मदद मिल रही है और यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ -i होगी। बोलो अब सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? बी। अब कंपेयर करो ए या सी। ए और सी दोनों में सिर्फ इंडक्टिव लगेगी। तो फायर देख लो, ये मदद कर रहा है नजदीक से, वो भी मदद कर रहा है लेकिन दूर से, ठीक है। तो पहले आएगा ए, फिर आएगा सी। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? ठीक है। आज की डेट में हम लोगों ने ये जो नोट किया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे इसमें गलती कर जाते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन है ऐसा इंटरनल रिंग वाला, ठीक है। तो उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही अलाउड है, क्योंकि वो प्लेनर बन ही नहीं सकता है। इसलिए उसके ऊपर कार्बन आयन अलाउड है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन उस कार्बन आयन का रेजोनेंस नहीं होगा, उसके ऊपर फ्री रेडिकल नहीं आ सकता, कार्बोनियम नहीं आ सकता है, और उसके ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस भी नहीं हो सकता है, ठीक है।
कसा आहे बोलो, यहाँ -m और यहाँ 2 माइनस, तो ऑब्वियसली यही हो जाएगा। अब हम एक टाइटल लगा रहे हैं जिसको कहेंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ऐसा दिख रहा है, ठीक है, उसका ही क्या होगा, उसमें कार्बोक्सिल होना भी तो चाहिए तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा ना, ठीक है। तो उसके 3 वर्जन है। पहला जो होता है वो सोडा लाइम ट्रीटमेंट है। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH कॉस्टिक सोडा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का 3:1 प्रोपोर्शन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा डिटेल में जब थियरी डिस्कस करेंगे तब आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा जो होगा वो होता है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके एरो पर जनरली लिखा होगा Ke। तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो है ये कार्बन आयन मैकेनिज्म है, ये कार्बन आयन मैकेनिज्म है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसका क्या मतलब है कि बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो या तो कार्बन आयन होगा, दूसरे में भी कार्बन आयन होगा और तीसरे में क्या होगा? फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो जो थर्ड वाला है उससे हमारा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम फ्री रेडिकल डिस्कस करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए डिस्कशन किसका करना है? अच्छा, मैंने सोडा टाइम लिख दिया, कॉमेडी हो गई। सोडा लाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड को, चलो बस, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो निकाल देते हैं, बहुत ही आसान है। अब एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है और आपको पूछ ले कि भाई CH3COOH का डीकार्बोक्सिलेशन में करवाऊं तो वो फास्ट होगा या CH3CH2COOH का डीकार्बोक्सिलेशन करवाऊं वो फास्ट होगा? इसका आंसर हमारे पास नहीं है। कब तक? जब तक हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म क्या होती है कि किस पाथ से रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिज्म कहेंगे। अब क्या करना है? अब सिर्फ बोर्ड पर देखते रहना है। RC≡OH, ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ आ जाएगा NaOH, ये हो गया अपना बेस। OH माइनस H+ मिला करके क्या निकल जाएगा? वाटर निकल गया। तो सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गई, चेक करो।
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर पड़ी होगी, सोच लो, ठीक है। तो ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो। इसके अलावा भी उसके ऊपर 2 LP होगी जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ। तो क्या हुआ, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये बंदा कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, सोच लो। आएगा समझ में? ये बंदा कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा और ये जो बनेगा ना वो कार्बन आयन होगा। क्यों? क्योंकि R तो कार्बन से बना होगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो कार्बन आयन बनेगा। अब बहुत ध्यान से समझ लेना कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल। माने क्या कि ये R- फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करके क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक आयन बना लेगा। अब हमें करना क्या है, हमें तो प्रोसेस फॉरवर्ड ले जानी है ना। तो इस प्रोसेस को फॉरवर्ड ले जाने के लिए इसके अंदर ये बंदा है। क्यों? अब लस एटेलियर को श्रद्धांजलि देंगे। ये क्या करेगा बंदा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। सोचो। And that is how this reaction keeps going on in forward direction on and ultimately reaches to completion as well. ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि यहाँ क्या बन रहा है, R- बन रहा है। अब R- की स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया था, एक यूनिवर्सल रूल दिया आप लोगों को कि प्रोसेस में बनने वाला इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल, उतनी फास्ट रिएक्शन और मेजर प्रोडक्ट। बोलो, क्लियर है? चलो, तो अब क्या होगा, वो स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वाटर दिख रहा है, H2O, HOH, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन गया, RH, ठीक है। और साथ में क्या बन गया, OH- मुझे वापस मिल गया। किसके साथ जुड़ जाएगा, ये Na+, ये OH-, NaOH मुझे वापस मिल गया। देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर? हाँ ना, कुछ बोलो। अब ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या दिया था यश सर ने। एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा क्या था, प्रोपेनोइक एसिड। अब आपको सोचना क्या है पता है, कि इसमें से जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो ये होगा, क्योंकि ये R है। और इसमें से जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो ये होगा, क्योंकि ये R है। अब ये दो कार्बन आयन को कंपेयर करोगे ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर CH3 की प्लस आई लगेगी, तो वो लेस स्टेबल होगा इसकी कंपेरिजन। अगर आपको पूछ ले कि सोडा लाइम रिएक्शन में कौन फास्ट रिएक्शन देगा, तो एसिटिक एसिड फास्ट रिएक्शन देगा, प्रोपेनोइक नहीं देगा। कौन देगा? एसिटिक एसिड। और एक बात समझ लेना, मिथेनोइक एसिड ये रिएक्शन ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अरे भाई, हमें हाइड्रोकार्बन बनाना, हाइड्रोजन थोड़ी बनाना है। यहाँ अगर H हो तो क्या होगा, CO2 ढक लो तो H और H मिलाकर तो H2 बन जाएगा। हमें बनाना क्या है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। इससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो। एसिड बेस मिलाकर सॉल्ट बनेगा, ये तो क्लियर है। यहाँ से OH, यहाँ से H+ निकलकर वाटर निकल गया और वो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का मैंने सिर्फ नेगेटिव पार्ट लिया है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर R पर आ जाएगी। तो R पर नेगेटिव चार्ज और ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है,
तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ड्रॉप होती जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू लॉस-एटोलेस प्रिंसिपल ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आगे बढ़ती जाएगी। अब ये जो R माइनस बना है, ये उस वाटर के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन पर OH पर चलेगा, तो ये हो गया OH माइनस, और वो Na+ मिल करके हमारा कैटलिस्ट NaOH वापस मिल गया। कैटलिस्ट को तो वापस आना ही है कंपलसरी, ठीक है। अब ये कंपैरिजन थी, तो ये R है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये R है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आएंगे, तो इसके ऊपर CH3 की प्लस आई लगने की वजह से ये इसकी कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, तो इसकी रिएक्शन फास्ट है। और किसी को कुछ डाउट करो? चलो कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ। रिहर्सल क्या होता है? चलो एक स्मार्ट क्वेश्चन डाल। पूरा लिख कर दे दिया, आप भी क्या याद करेंगे?
आपका आर कौन सा है वो देख लो और उसके साथ फिर एच लगाना है, वही तो है शॉर्टकट। Can we? बोलो, ये आर है हमारा, ये बेंजोइक एसिड है और ये वन ऑफ माय फेवरेट एसिड्स जो बार बार मैं लेता रहता हूँ, सैलिसिलिक एसिड। ये CH3 माइनस बनेगा और वो जो वाटर बनेगा उसके ऊपर से वो हाइड्रोजन खींच लेगा तो वो CH3H, दैट इज ऐसे ना लिखकर आप CH4 लिखे, दैट इज बेटर। यहाँ बनेगा CH3 CH3, यहाँ बनेगा प्रोपेन, राइट? प्रोपेन लिख लें। यहाँ बनेगा बेंजीन और यहाँ बनेगा फिनॉल। बोलो, तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन का पार्ट है, ये बेंजीन की प्रिपरेशन का पार्ट है और ये अल्कीन की प्रिपरेशन, अच्छा ये रहेगा अल्कीन की प्रिपरेशन का पार्ट CH3D। तो ये गलत है, मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि क्यों गलत है। तो मैंने अच्छा क्वेश्चन बोलकर ये बताया है, तो इससे होगा क्या, होगा आपको खुद फील आ जाएगी कि क्या होगा। ये होगा और साथ में NaOH होगा, तो ये OH और ये D मिलकर के HOD निकल जाएगा। जनरली HOH निकलता है वाटर, तो क्या निकल जाएगा, HOD निकल जाएगा। तो यहाँ बन गया CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में ये Na प्लस के देता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान से देखना पड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये बनाएगा आपका मिथाइल कार्बेन आयन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड अपना काम कर लेगा। अब ध्यान से देखना भाई, CH3 माइनस जो है वो क्या करता है बताओ, वो वाटर पर अटैक करता है, देख लो मैकेनिज्म का स्टेप। और वो किस पर अटैक करेगा, H पर करेगा, D पर करेगा। अब यहाँ नॉलेज होनी चाहिए कि आइसोटोपिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होते हैं, बताया था यस सर ने? हाँ, तो OD वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है OH की कंपैरिजन में।
कौन सा बॉन्ड टूटेगा, H वाला या D वाला? H वाला टूटेगा। एटिक यहाँ होगा, ये बाहर निकलेगा, तो मीथेन बनेगा और OD माइनस बनेगा, और इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो NaOH था ना, तो वो NaOD हो जाएगा। अब जो सुपरफिशियल पढ़ते हैं और सुपरफिशियल पढ़ाते भी है, इसका आंसर ये बनाएंगे। क्यों? बहुत आसान है, CO2 निकाल दो, बाकी एक दूसरे के साथ चिपका दो, -1 लिख लो, पूरी मैकेनिज्म को ज्यादा क्लियर हो जाता है। डन। सेकंड पार्ट जो है हीटिंग वाला, वो भी कार्बन आयन मैकेनिज्म है, उससे हम हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, तो फिर इट विल गो बियॉन्ड 8:30 8:40।